हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है हमारा पॉलिटिकल साइंस में डे 12। और डे 12 में आज का हमारा टारगेट और आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नागरिकता से कई क्वेश्चंस आते हैं। आपने अगर PYQs देखे होंगे, टेस्ट लगाए होंगे और एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि नागरिकता भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए, और फटाफट से इसके पूर्वालोकन सीरीज़ में हम कंप्लीट करते हैं अपने फटाफट से नोट्स, और उसके बाद पहुँचते हैं PYQ पे। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए आवाज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। थैंक यू। चलिए हम अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारी क्या है, नागरिकता है। ठीक है, नागरिकता है भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो भारत में भी एकल नागरिकता है और ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। तो संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया, तो 1955 में पारित किया। किसने पारित किया, तो संसद ने पारित किया। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहली, जन्म से यानी कि बाय बर्थ। दूसरी है वंश परंपरा से यानी कि बाय डिसेंट। ठीक है। तीसरी है पंजीकरण से यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा। चौथी है देशीकरण से यानी कि नेचुरलाइजेशन के द्वारा। पांचवी है अर्जित भूमि के समामेलन के द्वारा। ठीक है, तो बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड के द्वारा। तो भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। तो हमने यहाँ पे जाना कि 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है। पहली तो जन्म से, दूसरी वंश से, तीसरी पंजीकरण से, चौथी देशीकरण से और पांचवी अर्जित भूमि से। ठीक है, और कितने प्रकार से अंत होगा, तो 3 प्रकार से नागरिकता का अंत हो सकता है। ठीक है, तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो 3 प्रकार हैं। पहला, किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता त्यागने से भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरी है सरकार के द्वारा वंचित करने पर, यानी अगर सरकार चाहे तो आपकी नागरिकता को वापस ले सकती है। ठीक, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 7 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। ठीक, अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर, ठीक है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 9 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक, प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। कितने वर्ष, 7 वर्ष। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियुक्त करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर, ठीक है, सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। नेक्स्ट, 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। ये अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले, ठीक है, उसके पहले भारत में प्रवेश किया है। ये अधिनियम संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। ये अधिनियम बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट,
तो यहाँ पर हमारे नोट्स फिनिश हो चुके हैं और अब हम चलते हैं PYQ करने में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सॉरी, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो अभी हमने जाना कि भारत के किस प्रावधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो हमने अभी बताया था कि भाग 2 में नागरिकता है। किसमें है? भाग 2 में। और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? तो भाग 2 में आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर 5 से लेके 11 तक में। ठीक है, 5 से 11 तक हमारी नागरिकता का उल्लेख है। और भारत में कौन सी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। और ये किसके समान है? तो ब्रिटेन के संविधान के समान है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। नेक्स्ट, अब इसका हम डिस्क्रिप्शन भी देखते हुए चलेंगे। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो अभी हमने देखा नागरिकता है भाग 2 में और आर्टिकल नंबर 5 से 11 में दी गई है। और ये कौन सी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। और ये कहाँ से ली गई? तो ये ब्रिटेन से ली गई। इसमें क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद संबंधित है 5 से 11 और भाग कौन सा संबंधित है? 2 संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है एकल नागरिकता। और ये कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। और ये है किसमें? भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वो केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जो है वो दोहरी नागरिकता चलती है। ठीक है, एक तो मतलब पूरी उनके अमेरिका की नागरिकता है कि आप अमेरिका के निवासी हैं। दूसरी बात, वो जिस राज्य में, यानी जैसे हमारे यहाँ स्टेट है, जैसे अमेरिका में भी स्टेट बने हुए हैं, तो वहाँ पे जो व्यक्ति जिस स्टेट का निवासी होता है वहाँ की भी उसको नागरिकता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से वहाँ पे संघ और राज्य यानी पूरे अमेरिका की नागरिकता भी प्राप्त है और अमेरिका के अंदर जो स्टेट बने हैं उसकी भी नागरिकता उन्हें प्राप्त है। पर भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता है। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। क्या है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। और ये ली कहाँ से गई है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, नागरिकता किस में है? तो नागरिकता है भाग 2 में और अनुच्छेद किस में है? 5 से 11 में है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो भारतीय नागरिकता भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। हमने पढ़ी थी जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा और पंजीकरण के द्वारा। ठीक है, कितनी हो गई? 4 हो गई। और दूसरी देशीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? देशीकरण के द्वारा, है ना। सॉरी, देशीकरण अच्छा दिया है इसमें। इसके कौन सा रह गया भाई? तो बाय बर्थ रह गया हमारा, नहीं बाय बर्थ तो हो गया। ठीक है, उसके बाद थी हमारी वंश परंपरा से। हाँ, तो एक है हमारा वंश परंपरा से। ठीक, तो ये हो गई 5। ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ये, और जो कि रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में यथा संशोधित के द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहली है जन्म से, दूसरी है रक्त संबंध या वंशक्रम से, तीसरी रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, चौथी देशीकरण के द्वारा और पांचवी किसी भूभाग के भारत में सम्मेलन के द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, ये नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। आज शायद मेरी वॉइस स्लो होगी पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है। क्लास इधर नहीं हो पा रही थी तो इस वजह से मैंने आज क्लास लेने का सोचा, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन फिर भी आज सोचा कि काफ़ी गैप हो रहा है तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने आज ये क्लास शुरू करी है। तो वॉइस थोड़ी डाउन है लेकिन एडजस्ट करिएगा, थोड़ा बहुत तो सुनाई दे ही रहा होगा आपको। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। बिल्कुल सही बात है, वो खो देगा। दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तब भी खो देगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है या सरकार की आलोचना करता है। तो सरकार की आलोचना करने पर होएगा,
नागरिक से विवाह करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती है। तो हमने क्या पढ़ा था कि नागरिकता कितने प्रकार से लोप हो सकती है, यानी कितने प्रकार से नागरिकता का अंत हो सकता है, तो 3 प्रकार से हो सकता है। हमने पहला पढ़ा था कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, ठीक है, तो ये तो हो गया, इससे आपका हो जाएगा सॉरी। दूसरा है नागरिकता त्यागने पर, तो ये भी पॉइंट दिया हुआ है, इससे भी नागरिकता चली जाएगी। तीसरा है सरकार के द्वारा वंचित करने पर, ठीक है, तो सरकार के द्वारा वंचित करने पर होगी, यहाँ पे आलोचना भी नहीं होगी, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आलोचना होगी। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा सी दिया हुआ है 1 और 2 आंसर, ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा था हमारा कि किसी अन्य देश की किसी सरकार के द्वारा वंचित करने पर। अब यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन। भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, ठीक है, दूसरा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, और तीसरी है आपकी सरकार के द्वारा आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाए, जबकि सरकार की आलोचना करने और अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय की नागरिकता लोप नहीं होती है। और सरकार की आलोचना तो आए दिन भर बहुत हम सभी करते रहते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो क्या इससे हमारी नागरिकता लोप हो जाती है? नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो क्या ऐसा ज़रूरी है? बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं कर सके। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल एक आंसर सही होगा हमारा, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता प्रदान करती है, ठीक, तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के हटाए जाने के बाद भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। यूएसए की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या दो से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते हैं। इस प्रकार कथन एक सही है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 58(1) क के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो। इस हेतु जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है, ठीक है। तो दूसरा कथन आपका यही कह रहा था, इसलिए ये कथन सही नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र, कपट, मिथ्या व्यपदेशन या किसी तात्विक तत्व को छिपाने के द्वारा अभिप्राप्त किया हो, या यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्त या अप्रीतिपूर्ण दर्शित किया हो, या यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार या संचार किया हो, या यदि वह 7 वर्ष निरंतर भारत के बाहर साधारण निवासी रहा हो आदि। इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो देखिए, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, नहीं, ये भी नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक हो है, किंतु उसके पितामह पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो ये भी अर्ह है, ठीक है। तो ये सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह हैं। तो पहला है एक अवयस्क बच्चा, ठीक है, एक सेकेंड,
जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक जो है वो भारतीय नागरिक है। दूसरा है भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी तथा एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश के नागरिक हो किंतु पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। चौथा है एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों खंड का में उल्लिखित के साथ इसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश और अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे कि नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागालैंड असम मणिपुर आंध्र प्रदेश सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई में अंतर्विष्ट किए गए। दूसरा कथन है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता इकहरी है। तीसरा कथन कहता है कि कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई में नागालैंड असम मणिपुर आंध्र प्रदेश सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। अब इसका वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 371 ए में नागालैंड है, 371 बी में मणिपुर है, 371 सी में मणिपुर, 371 बी में असम है, 371 सी में मणिपुर है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना है 371 डी में, सिक्किम है 371 एफ में, मिजोरम है 371 जी में, अरुणाचल प्रदेश है 371 एच में और गोवा है 371 आई में। राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। भारत और अमेरिका के संविधान में यद्यपि 2 तंत्र संघ और राज्य हैं लेकिन भारत में नागरिकता इकहरी है जबकि अमेरिका में दोहरी। अतः कथन 2 असत्य है। वे व्यक्ति जो देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अतः कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार सही उत्तर आपका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकृत किया गया है? तो अभी हमने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी। एक तो उनकी संघ की नागरिकता है यानी पूरे अमेरिका की, दूसरी क्या है? राज्य की यानी कि स्टेट की। ठीक है, एक तो सेंट्रल नागरिकता है और एक है उनकी स्टेट नागरिकता। नेक्स्ट, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लो। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया। वहाँ प्रत्येक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है व्यक्ति। ठीक है, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहाँ वो निवास करता है। ठीक है, इसके विपरीत भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। और ये कहाँ से लिया गया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है आपका संसद। ठीक है, कौन है? संसद है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11, ठीक है, 11 में ये स्पष्ट किया गया है कि संसद नागरिकता के बारे में कानून बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी संसद के पास। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी देखिए यही दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 11 में ये स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि यानी कि कानून बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग से संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो अभी हमने देखा कितने वर्ष? 7 वर्ष। कितने वर्ष? 7 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशेष अधिकार किसे प्राप्त है? तो नागरिकता निर्धारण का विशेष अधिकार इसमें से तो भाई कोई भी विकल्प सही नहीं दिख रहा है। तो किसको प्राप्त है? तो हम संसद को प्राप्त है ना। ठीक है ना, किसको प्राप्त है? हमने भी ऊपर पढ़ा, संसद को। तो अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता निर्धारण का विशेष अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ठीक है, तो संसद इस पर विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और उसी तिथि को लोकसभा में पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान करी और ये विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ है 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो गए। तो हमने आज पढ़ा क्या? नागरिकता। थोड़ा सा मेरी वॉइस डाउन है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, छोटा टॉपिक था इसलिए मैंने कवर करा दिया है आपको। और जितने भी दिन आपका लॉस हुआ है उसके लिए सॉरी, मैं क्या करूँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो अब हमारा कल नेक्स्ट टॉपिक होगा मूल अधिकार। आई थिंक कल थोड़ा और बेटर हो जाएगी तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर कर पाएंगे। तो हमारे 12 डेज़ हो चुके हैं, 12 डेज़ में हमारे 12 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे आपको मिलते रहें। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ शेयर करिए, दूसरों को भी हेल्प करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ चैनल को शेयर करिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय।